55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद मुफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने के ताल्लुक से जो आई है उसका तैयार निकला है वो आपका पेज पहुंचा होगा। तो कुछ बातें जो चेंजेस आए हुए हैं और उसका अमली अहकाम क्या हो, इस ताल्लुक से एक बार फिर जो मैं महबूब रहमान साहब में बता रहा हूँ कि वो आए और ये तब्दीलियों के ताल्लुक से अमली अहकाम के ताल्लुक से बातें करें। सर मैं अभी जो कहा उसको सिर्फ अगर एक जुमले में सर्विस टू मैन, सर्विस टू गॉड। और यहाँ पर मेरे सामने जो बैठे हैं ये अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते हुए गरीब बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये वो जमा क्योंकि ये नोडल ऑफिसर हैं, इनके लिए टीचिंग तो एक काम है, लेकिन टीचिंग के साथ गवर्नमेंट ने एक और जिम्मेदारी दी कि भाई आप ऐसे बच्चों को तलाशें और उनकी मदद करें। जहाँ पर सर ने बैंक अकाउंट के ताल्लुक से बात की, मैं थोड़ा सा उसको टेक्निकल तौर पर बताने की कोशिश करूँगा कि आरबीआई क्या कहता है कि अगर बच्चे का जनधन अकाउंट है, अगर किसी बच्चे का जनधन अकाउंट खुला है तो 2 साल तक के भी अगर उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है तो वो अकाउंट बंद नहीं होगा। मसला हमारे यहाँ पर यह आता है कि ज़्यादातर बच्चों का मालूमात न होने की वजह से उनका सेविंग अकाउंट खो दिया जाता है। सेविंग अकाउंट के लिए ये परेशानी है कि अगर 6 महीने तक आपका अकाउंट इनएक्टिव रहता है तो वो अकाउंट गवर्नमेंट कर दिया जाता है, बंद नहीं किया जाता है, गवर्नमेंट कर दिया जाता है। और वो गवर्नमेंट को केवाईसी करके आपको फिर से उसको चालू करना पड़ता है। ये टेक्निकल दौड़ना पड़ता है, केवाईसी कराना, फिर अकाउंट चालू कराना। तो उससे बचने के लिए बेहतर ये है कि अगर 6 महीने के अंदर आपने अगर कुछ पैसा बच्चे ने अगर डाल दिया तो उसके 6 महीने के अंदर तो फिर बच्चे की स्कॉलरशिप आई जाती है। साल में एक मरतबा तो उसको स्कॉलरशिप मिलना ही नहीं, उसको 6 महीने के अंदर फिर दूसरी मरतबा जो स्कॉलरशिप का पैसा आएगा। और अगर पैसा आए तो हमें सिर्फ ये तरकीब देना है कि भाई आप पूरा पैसा मत निकाल सकते। मान लीजिए आपका 1000 रुपया है, आप 800 निकाल लीजिए, 200 रहने दीजिए, 200 आप 6 महीने बाद निकाल लीजिए। तो इससे क्या होगा कि 6 महीने के अंदर बच्चे का कोई ट्रांजेक्शन हो जाएगा, अकाउंट बंद नहीं होगा। मोस्टली यहाँ पर यही देखा गया और खासतौर से जो डायरेक्टर लेवल पर भी तो ये मसला है। हम ये भी बता रहे हैं कि एक्चुअल में अगर आप ये गवर्नमेंट करना आ गया बंद कर दे बैंक के अकाउंट्स तो ये शायद आपकी जो फाइल बार रिजेक्ट होती है वो ना हो और आपके पैसे बच्चों में जो है वो सीधे तौर पर जो वो चले जाए, क्योंकि बच्चे को सेंटर से वहाँ डीबीटी के जरिए एक्चुअली में गवर्नमेंट ने जो है पूरा जो है सिस्टम बैठा दिया, पीएमएस सिस्टम, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सर्विसेज। ये गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के तहत एक जो है वो इंडिपेंडेंट अदारा है जो कि ये तमाम पैसे, चाहे वो किसानों के पैसे हो या फिर बच्चों के पैसे हो, जितनी भी सोशल वेलफेयर स्कीमें हैं, इन तमाम के पैसे जो है वो डीबीटी तर्ज पर, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसके तहत जो है वो ट्रांसफर करता है। और एक बात और ये चीज कि अगर 2014 के बाद जितने भी बच्चों के अगर अकाउंट खुले हैं तो ऑटोमेटिक आधार लिंक है, क्योंकि आधार के बेस पर ही अकाउंट खुल रहा था 2016 के बाद से। हाँ, 2016 से पहले अगर किसी के अकाउंट खुले तो उनके लिए ये मसला है कि उनका आधार लिंक है या नहीं। तो यहाँ पर ये कुछ चीजें हैं जिसके जरिए आप आसानी के साथ बच्चों की जो है वो मदद कर सकते हैं। अब यहाँ पर आता हूँ दूसरे मुद्दे पर कि इस साल क्या बड़े चेंजेस हैं। तो इस साल सबसे बड़ा चेंज तो यही है कि पहले नोडल ऑफिसर जो है उसके लिए ऑथेंटिकेशन नहीं होता था, लेकिन अब आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो रहा है। यानी कि वाकई जो शख्स अप्रूव कर रहा है वो फॉर्म अप्रूव करने वाला शख्स जेन्युइन है
आता है। वो OTP के बाद आपको जो है जब आप पूरी मालूमात भर लेते हो आपके प्रोफाइल की, तो उसके बाद एक UID से आपको मैसेज आता है जो आपका आधार रजिस्टर्ड है, और जब तक वो मैसेज आएगा कि आपका पोर्टल जो है वो आपकी स्कूल का लॉगिन आगे बढ़ेगा नहीं, आप किसी भी बच्चे को ना तो अप्रूव कर सकते हो ना डिफेक्ट कर सकते हो। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है, हो सकता है बच्चे फॉर्म गलत कर देते हैं, फॉर्म गलत रिजेक्ट और डिफेक्ट, वहां पर 3 ऑप्शन होता है, अप्रूव, डिफेक्ट, रिजेक्ट। आप जब अप्रूव करते हो किसी भी बच्चे को, तो मेरी दरख्वास्त है कि किसी भी बच्चे को रिजेक्ट ना करें। आप डिफेक्ट कर सकते हो, डिफेक्ट करने के बाद वो आपके लॉगिन से हट जाएगा। आपको जो इलेक्शन है कि भाई हमारे लॉगिन पे पेंटिंग दिखेगा तो हमारे से सवाल नहीं। लेकिन अगर आप जब डिफेक्ट करते हो तो वो ऑटोमेटिक वो आपके लॉगिन से वो हट जाएगा, लेकिन बच्चे को एक चांस मिल जाएगा कि अगर उसने कुछ गलत भरा है तो वो दुरुस्त करके, जैसे किसी की स्कूल गलत हो जाती है, आपने देखा कि भाई ये जीआर नंबर हमारे यहाँ पर तो है नहीं, यानी ये बच्चा हमारे यहाँ पर नहीं, तो इसको आपने रिजेक्ट कर दिया। अब ये आपने सिर्फ एक रिजेक्ट की वजह से क्या होगा कि वो उस साल के लिए पूरी तरह से रिजेक्ट हो जाएगा। और वही चीज गलती हो सकती है, इंसान से ही होती है। आप रिजेक्ट की जगह डिफेक्ट कर दें, आपका भी मसला हो गया, आपकी लॉगिन से वो बच्चा हट गया और वो बच्चे को भी मौका मिल गया दोबारा, क्योंकि उसको डायरेक्ट मैसेज आता है। आप रिजेक्ट करते हो तो भी मैसेज आता है, डिफेक्ट करते हो तो भी मैसेज आता है, और उसके मैसेज के तहत वो खुद ब खुद जो है वो आगे कार्रवाई कर सकते हैं, बच्चे को एक मौका मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो है, और उसके अलावा इस साल जो बड़े चेंजेस आए, और ये हमारे दिल्ली का ख्वाहिश थी कि आप जो है तमाम मालूमात रखते हो, लेकिन बच्चे का जीआर नंबर लीजिए। हर स्कूल का इंडिविजुअल जीआर होता है, क्योंकि अक्सर गवर्नमेंट ये कहती है कि फेक बच्चे, बोगस बच्चे, मगरबी बंगाल के बच्चे, हमने बार-बार कहा कि बच्चे तो बोगस नहीं, और आपको इसके लिए हमने कई सुझाव दिए, उसमें ये मिला कि भाई आप जीआर नंबर के ऑप्शन बढ़ा दीजिए। जीआर तो स्कूल का डबल हो नहीं सकता, रोल नंबर डबल हो सकता है एक कई डिवीजन होने से, लेकिन जीआर नंबर तो डबल नहीं होगा। तो इस साल माशाल्लाह वो चीज में तब्दीली आई और बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये जो ब्लेम था कि बोगस वो खत्म होगा, क्योंकि जीआर नंबर डबल नहीं हो सकता, और इसकी वजह से जो सही बच्चे हैं उनको जो है वो बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर एक तो आपका जो INO का जो एक बड़ी तब्दीली थी, इंस्टीट्यूशनल नोडल ऑफिसर, इसको आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उससे ही अपडेट कीजिए, वही मोबाइल नंबर डालिए, उसके तहत ही आपका प्रोफाइल अपडेट होगा। दूसरी बड़ी तब्दीली फॉर्म में ये आई कि पिछले कई मतलब से आप करते आए, अब हर बच्चे का जीआर नंबर फॉर्म पर होना जरूरी है, जिससे हमें खास तौर पर आसानी हो, हमें ये देखकर आसानी होगी कि हाँ भाई ये बच्चा यही जीआर का है कि नहीं, क्योंकि रिजल्ट पर भी जीआर नंबर होता है, स्कूल के रिकॉर्ड के अलग भी जीआर होता है। तो बोगस बच्चों का मसला इंशाअल्लाह शायद आने वाले साल से बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और जीनियर बच्चों को इसका सही फायदा मिलेगा। तो ये कुछ बड़ी तब्दीलियां थी जो के साथ थी, और माशाल्लाह बेहतर से बेहतर ही उम्मीद है और हो भी रहा है, और बच्चों को और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले कि आप लोगों की ख्वाहिशें ही होती हैं, आप लोगों की कोशिशें होती हैं, जिसकी वजह से समाज के ऐसे बच्चे जो कि माशी पसमानदगी की वजह से तालीम अगर हासिल नहीं कर सकते, वो आप लोगों की थोड़ी एफर्ट की वजह से उनको फायदा हो जाता है। और वही वजह से जो शुरू किया था जो जुमले से, उस पर ही मैं अपनी बात करूँगा, सर्विस टू मैन सर्विस टू गॉड। और आप लोगों के जो भी सवाल हैं, मैं चाहूँगा कि उन सवालों को जवाब देना, आप लोगों को जो भी डिफिकल्ट है जी यही
रिजल्ट में जब फॉर्म भरा जाएगा तो प्रीवियस परसेंट क्या डालेंगे? आपने शायद अभी फॉर्म नहीं कर, उसमें ऑटो फिल डाला है 100%। कोई भी बच्चा रिन्यूअल जो है उसका ऑटो फिल है, उसमें कोई भरना ही नहीं, उसमें 100% आएंगे। ऐसी कंडीशन में सारे बच्चे तो रिन्यूअल के सब मिलेगा, जिनको फ्रेश के लिए जो है आप जो है वो परसेंट तो दिया ही है, परसेंट दिए गए फ्रेश में। तो जो बैग पिछले साल का दूसरे साल में जो प्रीवियस परसेंट हम डालेंगे वो क्या डालेंगे? उसके लिए हम कुछ गाइडेंस अभी मांग रहे हैं, क्योंकि फ्रेश के लिए ये मसला है, लेकिन रिन्यूअल के लिए वो ऑटो फिल रह रहे हैं 100%। और फ्रेश के लिए जैसे कोई 19 का वो हमको या ये डाल दिया जाए, या फिर आप ये छोड़ ही दीजिए, एटलीस्ट 10 तक तो छोड़ दीजिए, क्योंकि 10 तक किसी का भी एग्जाम नहीं हुआ है। उसके लिए मैंडेटरी की है, इसका मतलब वो आगे बढ़ेगा ना। रेड मार्क का देना सर, वो कंपलसरी है, परसेंट नहीं हाँ, वही चीज को अभी ये 15 दिन के अंदर वो लोग निकालने वाले हैं। हमारे यहाँ जो रिजल्ट निकला है वो आप जो एग्जाम हुई थी ना उसके प्रक्रिया में निकाला हुआ है, वो आप परसेंटेज दिए ग्रेड दिया है, लेकिन परसेंटेज से ग्रेड दिया है। एक एग्जाम हुई थी सब स्कूल में निकाला, सब स्कूल में निकाला है, लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें ना तो इंडिया की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो है ये मसला है, और यही वजह से हमने वहाँ पर ये बात रखी कि भाई आप इस साल जो परसेंट का मामला ही खत्म कर दो, आप सिर्फ इनकम की बुनियाद पर मेरिट लिस्ट लगाएं। सर रिन्यूअल के लिए अभी इनकम नहीं लगा, इनकम सर्टिफिकेट नहीं, नहीं, आपको क्या इनकम ला रहे हैं? उसकी इनकम क्या है सर इस साल की? तो पुरानी रहने दीजिए, वही जो पिछली है वो पुरानी रहने दीजिए। और देखिए एक चीज जो है हमारे कुछ स्कूलों की वजह से ही ये कंप्यूटर अथॉरिटी जो है वो लागू की गई, यानी तहसीलदार से इनकम, क्योंकि इनकम कितनी बताते थे पता है? 6000 इनकम होती है। एक ऐसा फकीर की भी बात है तो शायद इनकम नहीं, तो बच्चे को पैसा मिल जाए लेकिन उसके लिए इतनी भी कम इनकम मत डालें, एटलीस्ट 35, 30, 40, 50 हजार ठीक है, लेकिन 5000, 6000 के तो, और उसी की वजह से इनकम लागू हुई। हमने कई बार पिछले 3 मरतबा से हमने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी में दिल्ली जाकर कोशिश की कि ये इनकम का क्राइटेरिया रद्द करो, लेकिन वो कह रहे हैं हमारे रद्द दो बेस, 1% दूसरा इनकम, इसके बेस पर ही हम मेरिट लिस्ट बनाते हैं। तो जब आप इनकम ही हटा दोगे तो फिर क्राइटेरिया क्या होगा? तो हमने कहा कि आप तैयार बढ़ा दीजिए, वो अभी बढ़ाने में डिप्लोमा जो है सर आपका जो है प्रोफेशनल कोर्सेज में नहीं है। डिप्लोमा कौन सा है सर? तो बैकवर्ड है सर, बेसिकली ये बहुत अच्छी स्कीम है उसकी। नहीं, आपका सवाल सही है कि भाई पोस्ट मैट्रिक में वो कर सकते हैं। आप पोस्ट मैट्रिक में बीसी के लिए जो अलग से जो स्कीम है उसकी SC ST के लिए उसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हो, लेकिन पोस्ट मैट्रिक में करना पड़ेगा। और पोस्ट मैट्रिक में उस स्कूल का उस ITI का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। बहुत सी ITI हमारे गाँव में भी चल रहे थे, वो पोस्ट मैट्रिक में भरकर उससे फायदा उठा रहे हैं। 10वीं जो बच्चे को स्कॉलरशिप मिल रही है वो 11वीं में गया, उसको रिन्यूएशन करना पड़ेगा कि पोस्ट मैट्रिक के लिए फ्रेश फॉर्म? एक्चुअली में देखिए बेसिक चीज क्या है, फर्स्ट टू 10 प्री मैट्रिक, 11 टू PhD पोस्ट मैट्रिक, लेकिन अब आपकी स्कीम ही चेंज हो गई तो रिन्यूअल का सवाल ही उठता है। अच्छा, पोस्ट मैट्रिक में भी हर साल के लिए फिक्स होता है, जैसे 11वीं 12वीं के लिए 11वीं में आपने ड्रेस भरा मंजूर हो गई, 12वीं में रिन्यूअल करो, लेकिन आप BA में फिर से फ्रेश करो, आप MA करोगे फिर से फ्रेश करो। 11वीं 12वीं का मसला है, 11वीं पोस्ट मैट्रिक हो गई ना सर, तो वो फ्रेश ही रहेगा, फ्रेश ही रहेगा, वो पोस्ट मैट्रिक हो गया ना, प्री मैट्रिक खत्म हो गया। और PhD में ऐसी दिक्कत आती है कि हमने फॉर्म भरा, उसमें कैटेगरी आती है, रिलीजन में हम मुस्लिम बुद्धिस्ट लिख देते हैं, कास्ट में भी लिख देते हैं भाई, लेकिन मुस्लिम बच्चों की बात में ऐसी दिक्कत आई है। दरअसल बात आपस में बात करें और जो सवाल पूछा जा रहा है वो आपका भी मसला है, आप उसको समझने की कोशिश करें। जैसे मेरे तरफ एक बच्ची थी मुस्लिम, खुशिया बेग करके, 12वीं तक उसको पोस्ट मैट्रिक की मिलती रही स्कॉलरशिप। अब
जो फॉर्म था उसको 11वीं से रिन्यूअल करके 12वीं में लाए। अब वो MSc में उसका फॉर्म भरे जा रहा है। तो वहाँ पे रिलीजन में इस्लाम आ गया, कास्ट में उसका जो बेट पोस्ट ने लिख ली, लेकिन एक कैटेगरी का कॉलम आता है उसमें ओपन करने का कि OBC करने का। जो बच्चे अगर OBC है तो OBC उसका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है सर। तो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जो है वैलिडिटी तो जरूरत है। अगर कास्ट है तो OBC कीजिए वरना ओपन कीजिए और वो पोस्ट मैट्रिक ही रहेगी, लेकिन फ्रेश रहेगी। फर्स्ट ईयर वो फ्रेश रहेगी। फर्स्ट ईयर में अगर उसको मंजूर हो गई तो फिर सेकंड और थर्ड ईयर रिलीज हो गई। पोस्ट मैट्रिक भी उसको 11वीं 12वीं में रिलीज है। पोस्ट मैट्रिक का एक बार अगर शुरू होता है तो फिर उसको BA में रिन्यूअल ही करना चाहिए ना। स्कूल आपका कोर्स चेंज हो जाएगा, आपका BA चेंज हो गया सर, इंस्टीट्यूट चेंज हो रहा है, इंस्टीट्यूट भी चेंज हो जाएगा, कोर्स भी चेंज हो जाएगा। ओपन होगा है तो ओपन है तो OBC है तो जो भी कैटेगरी में सर जी EWS की फैसिलिटी को आपको एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि उसका EWS का सर्टिफिकेट भी मैंने देखा बेस पर माइनॉरिटी या जो भी हर कम्युनिटी के लिए वो, लेकिन कुछ बच्चों को उससे बहुत सारा बेनिफिट मिलने में मैंने देखा। वो एक्सप्लेन हो जाए तो सभी को उसका फायदा होगा। एक्चुअली में 2019 में कानून बना EWS का, जिसमें खास तौर से कोई भी कम्युनिटी का अगर वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का बच्चा है तो उसके लिए 10% कोटा रखा गया एडमिशन के लिए भी, और उसके अलावा स्कॉलरशिप के लिए भी जो है वो उसमें जो है वो बेनिफिट्स जो है वो गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रही है। और इसके लिए जो सबसे बड़ा मसला है EWS के लिए जो टेक्निकल है, जो आज शायद हम नहीं समझ रहे हैं, उसको थोड़ा सा मैं हमारी रोशनी में लाना चाहूँगा कि अगर आप OBC बनाते हो आपका लाइफ टाइम हो जाता है, EWS बनाते हो वो 1 साल के लिए मिलेगा। आने वाले साल आपकी क्या इनकम है उसके बाद फिर वो नया EWS बनेगा। तो इस वजह से जब एडमिशन होता है और एडमिशन अगर आपको उस कैटेगरी पर EWS के बेस पर हुआ तो वही आप अप्लाई कीजिए। अदरवाइज मान लीजिए कि आपका ओपन पर एडमिशन हुआ है और आप EWS पर अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि तो ये सब चीज ओपन पर आपका एडमिशन पर EWS पर अप्लाई कर रहे हैं तो उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, दूसरी स्कीम है जैसे दूसरी स्कीमों में जो है उसका जो है वो बेनिफिट ले सकते हैं। एक चीज मेरे जहन से रह गई थी, थोड़ा सा मैं उसके लिए फिर से मानना चाहूँगा, सवाल आपका सिलसिला होगा कि नोडल ऑफिसर्स जब लॉगिन करके अपना प्रोफाइल अपडेट करें तो एक चीज कीजिए कि आपकी फीस स्ट्रक्चर भी अपडेट कर दीजिए। फीस स्ट्रक्चर अगर आपका फिट नहीं होगा तो आगे जब भी आप एक बच्चे का अप्रूव करेंगे तो आपको एक बच्चे का फीस डालना पड़ेगी, और ये बहुत मुश्किल वाला होता है, क्योंकि हमारे मालेगांव में तैदाद बहुत ज्यादा जाता है, 500 बच्चे 700 बच्चे, इतना करने में हमको थक जाता है। 0 क्योंकि मेंटेनेंस भी ज्यादा हमको बस काफी है, और हम ज्यादातर स्कूल जो ग्रांटेड है, ग्रांटेड में फीस लेना अलाउ नहीं है, तो वो मामले में ना पड़े तो बेहतर है। हाँ, अगर नॉन ग्रांटेड है और फीस उसका रजिस्टर्ड है बाकायदा, उसका हिसाब किताब रखते हो तो आप अपने तौर पर फीस स्ट्रक्चर पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन और जो भी है उससे मंजूर है तो आप फीस स्ट्रक्चर के साथ अपना जो लॉगिन पर अपडेट कर सकते हो। इससे फायदा ये होगा कि बच्चे को जितनी फीस भरा है, मान लीजिए 4000 फीस उसने भरा है, वो 4000 रुपया 2300 रुपये उसका मेंटेनेंस, यानी कि 6300 रुपये बच्चे को मिले अगर आपने स्कूल लॉगिन पर फीस स्ट्रक्चर अपडेट किया है तो। लेकिन खासतौर से प्री मैट्रिक के ताल्लुक से तो मैं ये कहूँगा कि ज्यादातर स्कूल जो ग्रांटेड है वो तीनों में 0 भरे 1000 रुपये बच्चे को जो है वो डेफिनेट मिलेगा, क्योंकि पूना की जो मिलिट्री स्कूल थी जहाँ पर विजिट की थी डायरेक्टर साहब ने, वहाँ का फीस स्ट्रक्चर जो है वो तकरीबन 12000 है, और वो मिलिट्री स्कूल इस वजह से नजर में आए कि 112 बच्चे वहाँ पर एप्लीकेंट थे और उसकी इंटेक कैपेसिटी 80 थी, तो 13 से ज्यादा बच्चे, जिसकी वजह से उनके ऊपर FIR भी हुई, साल पहले की बात है। और उसके अलावा आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको बहुत मद्देनजर रखिए। आप गुड फेथ में किसी बच्चे को आप रेन्यू
बच्चा है तो ही रिन्यू कीजिए, वरना विड्रॉ कर दीजिए। गुड फेथ की वजह से आपको ना नुकसान उठाना पड़े, ये जरूरी है। क्योंकि पहले ऐसा था जीआर नंबर नहीं होता तो हम उसको रिन्यू आगे बढ़ा देते थे कि बच्चे को फायदा हो जाए, बच्चे को नुकसान हो। लेकिन अब जब बच्चा आपके लग में दूसरे स्कूल में चला गया तो आपके लग तो जीआर नंबर खत्म हो गया, तो फिर उसको आप विड्रॉ कर दीजिए या तो उसको ऐसे किस पढ़ने दीजिए, लेकिन उसको रिन्यू कर दीजिए। आप किसी सर वो जैसे 7वीं पास होकर बच्चा आया 8वीं जमात तो वो प्राइमरी में था, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की कोई स्कूल में था, अब अपने वहाँ हाई स्कूल में आए, उसको रिन्यूअल करेंगे या फ्रेश मगर जब वो लोग वहाँ से जो है ना वो रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर अपने पास फ्रेश रिन्यूअल कर नहीं सकते। नहीं, मैं वही चीज अभी बताया कि जैसे मान लीजिए कि मेरे मेरी अगर वो रिजेक्ट नहीं करेंगे तो आप उनका रिन्यूअल भरेंगे तो उनको फायदा नहीं, सुनिए ना, प्रोसीजर क्या है। मान लीजिए मेरी दो स्कूल है, इरम स्कूल है 4वीं तक है और एक मालेगांव है। अब इरम स्कूल 4वीं तक है, अब वो बच्चा 4वीं से 5वीं में चला गया है, 5वीं में चला गया, अब वो रिन्यूअल नहीं है। इरम स्कूल का ये काम है कि वो बच्चे को विड्रॉ कर दे, उसको यही ये कि भाई आप वो बच्चा जो है वो विड्रॉ हो जाए और मालेगांव हाई स्कूल में वो जो जाएगा तो वो फ्रेश बच्चा जाएगा। अब वो रिन्यूअल नहीं रहेगा क्योंकि स्कूल चेंज हो रही है। किसी भी मामले में अगर स्कूल चेंज होती है, मान लीजिए दूसरी से ही कोई बच्चा किसी दूसरी स्कूल में चला गया, अब वो स्कूल में नहीं है, तीसरी कहीं और पढ़ रहा है, तो भी वो बच्चा रिन्यूअल नहीं रहेगा, अब वो फ्रेश हो जाएगा क्योंकि उसने स्कूल चेंज किया है तो उसको फिर से फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा। और आपने जो कहा सर सही कहा कि भाई मान लीजिए कि आपने गुड फेथ में उसको रिन्यू कर दिया, लेकिन आपके लॉगिन में तो वो नहीं मिल रहा, लॉगिन में किसके मिल रहा है? स्कूल नंबर 57 की। अब वो 57 नंबर वाले देखेंगे, वो कहेंगे ये तो मेरा बच्चा नहीं, वो रिजेक्ट कर देंगे। उनका भी करना सही है, आपने गुड फेथ में किया लेकिन वो बच्चे का नुकसान हो, तो ऐसे बच्चों को ये कीजिए कि भाई आप जो विड्रॉ कर लीजिए, आप स्कूल में जाइए, जो भी ये काम देखता है, स्कूल में मार्शल लाइफ टीचर होता है जो ये काम देखता है, उनसे कहकर आप उसको विड्रॉ करवाइए और यहाँ पर फ्रेश भरिए, तो ये बच्चे यहाँ पर आपके रेगुलर चालू हो जाए। इसमें एक अहम बात जो है ना, विड्रॉवल कुछ स्कूल के लिए ज़रूरी है जहाँ से बच्चा स्कूल छोड़कर गया। आपके स्कूल से कोई बच्चा गया ना, आप विड्रॉ कर दीजिए उसके नाम। अब वो जहाँ जाएगा वहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट के तौर पर फॉर्म भर पाएगा, और नहीं तो फिर यहाँ विड्रॉवल नहीं हुआ और वहाँ वो फ्रेश करेगा तो लड़के का नुकसान है। तो आपके यहाँ से अगर कोई बच्चा जा रहा है उसका फॉर्म, उसका नाम जो विड्रॉ कर दे, यह ख्याल रखो। और फिर आपके यहाँ कोई बच्चा आया है किसी क्लास में भी तो वहाँ पर आप उसको फ्रेश भर पाएंगे। और ये स्कूल के लिए भी फायदे की चीज है। वजह ये है कि आप उनको रिन्यू करते रहेंगे तो आपकी तादाद मान लीजिए 600 है और आपकी स्कॉलरशिप रिसीवर रहेंगे 700। हाँ बराबर, क्योंकि ये आपकी अब जो है वो स्कूल में ऊपर डाटा को बता देते कि आपकी तादाद कितनी और आपके कितने बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है या हासिल कर रहे हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा कि आपकी तादाद से ज्यादा स्कॉलरशिप वाली हो जाएगी। तो इसके बारे में थोड़ा सा प्रिकॉशन करें ताकि अपने बच्चे जो है वो एक्सेस ना हो। आप बोलिए। नहीं ऐसा तो जरूरी नहीं है, मैं नहीं कहा नोडल ऑफिसर के लिए जरूरी। नोडल ऑफिसर का जो आधार नंबर है वो चालू रहना जरूरी है। किसी वजह से मान लीजिए मोबाइल पर डाउनलोड हो गया नंबर, तो आप दूसरे नंबर पे उसको पहले अपडेट कर लीजिए, उसके बाद लॉगिन अपडेट कीजिए। वरना नोडल एक्चुअली गवर्नमेंट सिर्फ ये चाह रही है कि हम जिस शख्स को ऑथेंटिकेशन दे रहे हैं वो जेन्युइन है कि नहीं, और उसको आधार से जो है वो जेन्युइन करें। सर इस साल ये ज्ञान नंबर रहेगा तो एडमिशन ईयर जो है एक बच्चा 8वीं में समझ लो 2009 में है, 10वीं में तो वो 3 साल के बाद है, तो एडमिशन ईयर कौन सा है? देखिए उसमें देखिए 3 चीज है जो इस साल 4 कॉलम पड़े। एक जीआर नंबर, दूसरा ईयर ऑफ एडमिशन, तीसरा रोल नंबर, चौथा डिवीजन
मान लीजिए किसी स्कूल में डिवीजन ए के किए तो वो सब ए डालेंगे, बाकी जहाँ ज्यादा है वो ए बी सी जो भी वो डाल सकते हैं। रोल नंबर बच्चे का रहता है। उसके बाद ईयर ऑफ एडमिशन, यहाँ पर ईयर ऑफ एडमिशन पूछे। मान लीजिए कि बच्चा अगर आज 10वीं में, तो आपके यहाँ पर उसका एडमिशन 5 साल पहले हुआ है, आपकी 5वीं से 10वीं तक है, तो फिर आपको 5 साल पीछे का उसका ईयर ऑफ एडमिशन डालना पड़ेगा। और जीआर नंबर तो रिजल्ट पर भी होता है, या फिर बच्चे का अगर न्यू एडमिशन है तो उसको जीआर नंबर उसके तहत जो किया जाए। तो वो बच्चे को आप दोनों ऑप्शन दीजिए कि भाई ये रिन्यूअल तो आपको मिलेगा अगर वही अकाउंट आपके वालिद का ही अकाउंट है, लेकिन अगर आप अकाउंट चेंज करना चाहें, स्कूल चेंज, अकाउंट चेंज, इन दोनों की सूरत में आपका बच्चा फ्रेश रहेगा। ये दोनों चीजें अगर हो जाती है तो आपका बच्चा, क्योंकि अकाउंट तो चेंज हो जा रहा है। अच्छा एक चीज और है, मैं ये कहूँगा इस साल के लिए थोड़ा तजुर्बाती तौर पर कि अगर पेरेंट का ही अकाउंट है और उसने नया भी अकाउंट खोला है ना, तो कोशिश कीजिए उसको रिन्यूअल ही करनी। रिन्यूअल की वजह से मैं एक वजह बता रहा हूँ, आप लोगों को भी इस चीज का तस्वीर, इस चीज का जो है अंदाजा होगा। गैस सब्सिडी आती थी आपकी, मान लीजिए आपने एसबीआई में अकाउंट खोला था, एसबीआई में आपकी गैस सब्सिडी आती थी, लेकिन फिर आपने किसी वजह से आईडीबीआई में अकाउंट खोल लिया, आपने अकाउंट नंबर चेंज किया वहां पर, लेकिन जो सब्सिडी पहले आपकी एसबीआई में आती थी वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो गई आईडीबीआई में। ये तजुर्बा है ना आप लोगों को, तो शायद इंशाल्लाह ये भी मसला उसी तरह पर हल हो जाए, हम तो अच्छे की तवक्को करते हैं और ये हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है कि ऑटोमेटिक, क्योंकि एबीपीएस सिस्टम है गवर्नमेंट के लिए, एबीपीएस सिस्टम है आधार बेस्ड पेमेंट सर्विस, और एबीपीएस सिस्टम पर सिस्टम खुद से उठाता है कि भाई ये बच्चे का अगर आधार है और लिंक है तो ऑटोमेटिक वहां पर बीएफएमएस के तहत जो वो डीबीटी कर देता है, ट्रांसफर कर देता है पैसा। तो ये बच्चे के लिए भी फायदा हो जाएगा कि ऑटोमेटिक उसका अकाउंट भी अपडेट हो जाएगा और उसको रिन्यूअल भी चलता रहेगा। थोड़ा इस बात को हमको ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो कहते हैं कि हम एबीपीएस सिस्टम करते हैं, जब एबीपीएस करते हैं तो ऑटोमेटिक वो आधार से हो जाना चाहिए। सर कुछ 9th में एक बच्ची है, उसका पेरेंट्स आके बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि प्री मैट्रिक के साथ साथ मौलाना आजाद के थ्रू जो बीएचएम जो चल रही है स्कॉलरशिप उसमें भी भरा जाए, तो क्या एक बच्चे का दो अलग अलग तरीके से स्कॉलरशिप भर सकते हैं? तो ज्यादा वो अभी हो क्या है सर, पता है दोनों भर रहे हैं, दोनों मिल रहे, लेकिन ये नुकसान नहीं, नुकसानदेह इस वजह से कि अब पहले जैसा फाइलिंग का मामला नहीं रहेगा, आधार बेस्ड सब चीजें हो रही है, आप कितने बेनिफिट उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी तो वक्त ही आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब गवर्नमेंट रिकवरी निकालने आती है 18% इंटरेस्ट के साथ, तब बड़ा बुरा लगता है। तो खैर अपने तौर पर हम समझा सकते हैं कि भाई कोई एक भर्ती होता ही है कि उल्टा वहां पर गलत होते हैं कि भाई आपने कहा था एक ही भर्ती के इस वजह से मुझको नहीं मिल गया था, क्या तो इसमें हम भी दुविधा में रहते हैं कि हम उनको क्या बोलें। थैंक यू। इसके बाद अगर आपके ध्यान में कोई सवाल हो तो आप तहरीर तौर पर अभी दे दें सर के पास है, या ऑफिस जो है बनाना जो है जुमा में रोड पर 6 बजे से 9 बजे तक जारी रहता है, आप वहाँ जमा करा दें। ईडब्ल्यूएस के ताल्लुक से इनकम जो है 8 लाख लेस देन 8 लाख, एक बात जो है नहीं आ पाएगी, तो 8 लाख तक का इनकम पेमेंट जो है बढ़ाया जा सकता है 8 लाख के अंदर।
रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।